Let's start today solution chapter from physical chemistry of 12th class. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। नया चैप्टर है पूरी तरह से, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं, इस सॉल्यूशन वर्ड को अपन विलियन। जो हिंदी में है वो ध्यान में रखें, हिंदी में इस वर्ड का मतलब होता है विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलियन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है? अपन आसपास अपने लाइफ में बहुत जो मिक्सर्स देखते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया, पानी में चीनी मिलाया, चीनी मिलाने के बाद में नमक मिलाया, नींबू मिलाया, तो शिकंजी बन जाती है। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मिक्सचर भी एक स्पेशल तरह के होने चाहिए, जिसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए मिक्सचर का जब मिक्सअप किया हमने, तो मिक्सचर भी होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन से को कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, नॉन होमोजी सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पहले मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद में इस डेफिनेशन को और ज़्यादा इलोबरेट करता हूँ। सॉल्यूशन होता है, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज़ होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ non-reactive two or more than two mixture of two or more than non-reactive reactive chemicals। ठीक है, तो कोई दो या दो से ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिव केमिकल्स है, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। एक बार हिंदी में भी डेफिनेशन लिखता हूँ, इसके बाद में इस डेफिनेशन को और ज़्यादा इलोबरेट करते हैं। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक रसायनों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, क्या कहलाता है? ये विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर को जब मिक्स किया जाता है, अब देखो सॉल्ट और वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है ना। नमक जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। जब मिक्सचर बनेगा तो उस मिक्सचर में आप ना तो सॉल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सॉल्ट किधर है, और ना ही वाटर को डिफरेंशिएट करते हो कि वाटर किधर है। तो ये एक सॉल्यूशन का टाइप जरूर होगा। लेकिन मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, मान लो दाल हो गए, और एक दाल में मैंने चीनी मिला दी, है ना। दाल और चीनी का अगर मिक्सर ले लेते हैं अपन, ठीक है, स्टेप्सिल्स और जो शुगर है उसका अगर मिक्सर लेते हैं, तो आप जब मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर में आप क्या नोट करोगे कि दाल के जो पार्टिकल्स हैं वो आप अलग तरह से देख पाओगे, और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, उसको भी आप अलग तरह से देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, आप दाल और चीनी में डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनको डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा भाई ये दाल के पार्टिकल हैं और ये चीनी के पार्टिकल है। तो इस तरह का जो मिक्सचर है ये नॉन होमोजीनियस नेचर का होता है। ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? ये तो देखो हो गया होमोजीनियस, ये तो है होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण है। लेकिन ये कैसा हो गया? नॉन होमोजीनियस हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया।
तो नॉन होमोजीनियस हो गया तो क्या ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा? इसको अपन सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे दाल प्लस चीनी हो गया तो ये नॉन होमोजीनियस है, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं जिससे सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाया जा रहा है, उन कंपोनेंट्स को अपन डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देर इज ए सेपरेशन लिमिट बिटवीन द कंपोनेंट्स। सेपरेशन लिमिट यानी कि दाल का पार्टिकल ये रहा शुगर का पार्टिकल। तो इस तरह का मिक्सचर जो है वो क्या होगा? नॉन होमोजीनियस नेचर का। इस वजह से इसको अपन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ये पूरा चैप्टर अपना कैसे सॉल्यूशंस के बारे में, जो होमोजीनियस मिक्सचर की वजह से सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं ना, ये चैप्टर हमारा इनके बारे में है। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, या फिर और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन प्लस वाटर हो गया, तो बेंजीन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड स्टेट में। तो दोनों पूरी तरह से क्या होंगे? होमोजीनियस होंगे, आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? होमोजीनियस नेचर का है। होमोजीनियस नेचर का है तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिन कंपोनेंट से आपका मिक्सचर प्रिपेयर होता है, वो कंपोनेंट, उन कंपोनेंट को अगर अपन सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि दोनों आपस में पूरी तरह से मिल गए हैं, कि उन दोनों ने अपना जो वजूद है वो खो दिया है, तो ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। और ऐसे ही मिक्सचर्स को अपन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और एक और बात, इसमें नॉन रिएक्टिव होना भी जरूरी है। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या? कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नॉन रिएक्टिव केमिकल्स होने चाहिए सॉल्यूशन जिनसे अपन मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। किसी को कोई डाउट हो सॉल्यूशन एक की जो डेफिनेशन है, आप सॉल्यूशन, आपने वर्ड को बार बार सुना भी होगा पहले की क्लासों में भी, तो आई डोंट सपोज कि आपको कोई सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत आई होगी। फिर भी आई हो तो पूछ लेना। और सॉल्यूशन के बाद में सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं, कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन से पहले एक और डेफिनेशन अपन क्रिएट करते हैं। इस डेफिनेशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी में भी इसको बाइनरी विलियन कहते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी विलियन, बाइनरी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी वर्ड जो होता है वो टू के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे भी कहीं पे दो चीजें हो तो उसके लिए बाइनरी वर्ड अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कोई दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, सॉल्यूशन के अंदर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो या दो से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। लेकिन एक दो कंपोनेंट वाला जो इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन है जिसमें केवल दो कंपोनेंट है, उस सॉल्यूशन को अपन एक नया नाम दे रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ओनली टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया? द सॉल्यूशन which consist only two components is called binary solution, is called binary solution। तो ऐसा विलियन जिसमें केवल दो ही घटक होते हैं वह क्या कहलाता है? बाइनरी विलियन कहलाता है। ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसमें केवल दो ही घटक होते हैं, दो ही घटक होते हैं, वह बाइनरी विलियन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी बाइनरी सॉल्यूशंस की। ओके, आई बात समझ में? दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन।
अब देखो, ऐसा सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, उस बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को तो अपन सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, उन दो कंपोनेंट्स को अपन कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे एक जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, इस बाइनरी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट को तो अपन नाम देंगे सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको नाम देंगे सॉल्वेंट। तो ये नाम अपन देते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट उस बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को। जो बाइनरी सॉल्यूशन है, विलियन है, उसके एक कंपोनेंट को नाम देते हैं अपन विले, और दूसरे कंपोनेंट को नाम देते हैं अपन, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। ठीक है। किसी को पता है कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? एनीबडी? कोई बता सकता है? हम्म क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट? एक कोई सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस कोई बता सकता है, किसी को पता हो? हम्म पर सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाया जाए, और सॉल्वेंट वो जिसमें हम्म मिलाया जाए। सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाया जाए और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया जाए। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेफिनेशन हुआ, और इलोबरेट करूँ और बताओ। सर जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट जैसा होता है वो सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूशन की फिजिकल के स्टेट के जैसा होता है वो सॉल्वेंट होता है। अच्छा, और किसी को बताओ। देखो, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनका डेफिनेशन देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल से डेफिनेशन है। सॉल्यूट तो होता है जिसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है, वो तो होता है सॉल्यूट। और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, मास वाइज जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो होता है सॉल्वेंट। जो मास वाइज कम अमाउंट में होता है वो तो सॉल्यूट होता है। ठीक है। द पार्ट विच इज़ इन लेसर अमाउंट बाय मास इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का डेफिनेशन हो जाएगा, मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो, सॉल्यूट, सबसे पहले सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट का डेफिनेशन हो जाएगा द पार्ट विच इज इन लेस अमाउंट by mass less amount by mass, ऐसा पार्ट जो मास के टर्म्स में कम अमाउंट में होता है इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है। और वो पार्ट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द पार्ट विच इज इन लार्ज अमाउंट बाय मास इज कॉल्ड सॉल्वेंट। द पार्ट which is in large amount by mass is called solvent। ठीक है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है। कम मात्रा वाला घटक, हिंदी में लिख देता हूँ, कम मात्रा का घटक विलेय होता है और अधिक मात्रा का घटक विलायक होता है। अधिक मात्रा का घटक विलायक होता है। तो ये विलेय और विलायक में, या फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस होता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने कोई 1 ml HCl मिला दिया। 1 ml HCl को मिलाया कितने, कोई 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने 1 ml HCl मिला दिया। 1 ml क्या हो गया, मिली लीटर, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा मैंने HCl को 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें मान लो मैंने मिलाया, तो इसमें जो लेस अमाउंट में, इसको तो बोल देंगे सॉल्यूट, ये तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। जो कम अमाउंट में, यानी कि ये तो विलेय हो जाएगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में उसको अपन बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो हो जाएगा विलायक। अच्छा, जैसे एक एक शायद जितेंद्र ने ये बोला था कि भाई सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होता है। अब देखो, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में अगर होता है तो जो लार्ज अमाउंट में होगा फिजिकल स्टेट लगभग वैसी ही होगी ना। जैसे मैं वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाता हूँ तो सॉल्ट तो हो गया सॉलिड, लेकिन वाटर हो गया लिक्विड। तो अब लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो भी ज़्यादातर समय जो स्टेट सॉल्वेंट का होता है वैसा स्टेट हमें सॉल्यूशन का भी मिल जाता है। क्यों मिलता है ऐसा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इस वजह से हमें सॉल्यूशन भी जो है वो वैसा ही उसी फिजिकल स्टेट में ज़्यादातर केसेस में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है सॉल्यूट एंड क्या होता है सॉल्वेंट। किसी को इस डेफिनेशन में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो कम अमाउंट में है वो तो है सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट में जो है वो है सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे कि इन ज़्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सेम। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो फिजिकल जो स्टेट होगी सॉलिड लिक्विड या गैस, वो कौन कंट्रोल करेगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है यानी कि सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस state of solvent and solution are found to be same, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ज़्यादातर स्थिति में, अधिकतर स्थिति में विलायक एवं विलयन की अवस्था समान होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, बाकी कॉमन सेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। तो ये हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हमने डिफाइन किया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को समझा। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट हो गए बाइनरी सॉल्यूशन के, एक पार्ट हो गया सॉल्यूट और एक पार्ट हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के दो पार्ट, एक पार्ट है सॉल्यूट और एक पार्ट है सॉल्वेंट। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन का जो मास होगा ना, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मैं अगर सॉल्यूशन का टोटल मास लेता हूँ तो ये इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जितना मास सॉल्यूट का होगा और उसमें हम ऐड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट के, तो जो मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो एडिशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। यानी जितना द्रव्यमान विलयन का है वह किसके इक्वल हो जाएगा, विलेय के द्रव्यमान के प्लस विलायक के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्योंकि देखो मास हमेशा कंजर्व रहता है। अगर आपने 1 ग्राम सॉल्ट को 5 ग्राम वाटर में मिलाया है तो डेफिनेटली टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, है ना। 5 + 1 6 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के मास प्लस
सॉल्वेंट के मास के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं वॉल्यूम पे आऊँ, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का, ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इसको ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का और वॉल्यूम सॉल्यूट का प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल और इक्वल टू, यानी कि इक्वल नहीं भी हो सकता और इक्वल हो भी सकता है। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो हो सकता है कि अब इनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो सिकुड़ जाएगा, है ना। और अगर मान लो पार्टिकल्स के बीच में पहले जितना अट्रैक्शन फोर्स था उसके मुकाबले अब अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो कम है तो सिकुड़ने की बजाय अब जो हमारा नया सॉल्यूशन मिलेगा वो थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा सा फैलेगा, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो सकता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बढ़ी या फिर कम होगी। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस का स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बढ़ेगा तब तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर जो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है तो उस केस में सॉल्यूशन थोड़ा एक्सपेंड करेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे कि मास ऑफ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये ध्यान में रखें कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ solution is always equal to mass of solute and solvent। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन का मास है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के जो इक्वल होता है। विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान विलेय एवं विलायक के द्रव्यमान के योग के हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ होगी, गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ हो जाएगी वॉल्यूम वाले केस में। तो वॉल्यूम वाले केस में लिखेंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐसे लिख देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, विलियन का आयतन, पॉइंट क्या लिख लेंगे, विलियन का आयतन, विलेय एवं विलायक
के आयतन के योग के बराबर हो भी सकता है एवं नहीं भी। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है कि वॉल्यूम इक्वल हो जाए और ऐसा हो भी सकता है कि वॉल्यूम इक्वल ना भी हो। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है, कि क्योंकि मान लो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसमें देखो दो केसेस ले सकते हैं अपन। पहला केस तो ले लेंगे कि इफ़ देर इज़ मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपेयर टू पहले वाली जो स्टेट थी उससे ज़्यादा है मान लो अट्रैक्शन फोर्स, तब तो क्या हो जाएगा, वी सॉल्यूशन। मैं पहले एक केस ले लेता हूँ। केस फर्स्ट हो जाएगा हमारा कि इफ़ अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, यदि आकर्षण बल अधिक है, किसमें अधिक है आकर्षण बल? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक है, तो उस केस में सॉल्यूशन सिकुड़ जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा पास में पार्टिकल आ जाएंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वी सॉल्यूशन जो होगा, ये हो जाएगा लेस देन वी ऑफ सॉल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, किसके कंपैरेटिवली? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। और केस 2 अगर ले लेते हैं, केस 2 सेकेंड नंबर केस 2 सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, इफ अट्रैक्शन फोर्स इज लेस, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एक्सपेंड करेगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा सॉल्यूट के वॉल्यूम के प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो। ये बात समझ में आई का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर अपन आगे चलते हैं। अभी आज देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, मैं एक बार और वापस रिवाइज करा देता हूँ। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है आज केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का नाम है चैप्टर का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को डिफाइन किया सबसे पहले कि एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, दो और दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव केमिकल्स का, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है। फिर हमने बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन किया, वैसे मैंने कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल लिए, होमोजीनियस का मतलब समझाया कि बहुत अच्छे से अगर वेल तरीके से अगर मिक्स्ड हो कोई कंपोनेंट्स तो उनको होमोजीनियस बोलते हैं। तो जैसे सॉल्ट प्लस वाटर होमोजीनियस है, लेकिन शुगर प्लस जो स्टेप्सिल या फिर दाल है वो नॉन होमोजीनियस है। बेंजीन प्लस वाटर भी होमोजीनियस है, तो ये तरह का क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन किया, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स ही हो, जिनमें केवल दो घटक हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और इन बाइनरी सॉल्यूशन के इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाने से मिलके बनेगा सॉल्यूशन। फिर अपन ने डिफाइन किया भाई सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो यहाँ पे हमने सीखा सॉल्यूट तो वो होता है जिसकी अमाउंट कम होती है वो तो सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम होता है वो तो सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया कि ज़्यादातर केसेस में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम ही रहता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट के, लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के। और इसका कारण मैंने दिया, जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का, अगर वो पहले की मुकाबले ज़्यादा हो जाए तब तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का, जितना होना चाहिए था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो सॉल्यूशन एक्सपेंड कर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम आगे आगे बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो सर तो। इसमें केस थर्ड नहीं बनेगा क्या? केस थर्ड कौन सा? अगर मान लो अट्रैक्शन इक्वल फोर्स, वाला। हाँ अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स सेम हो, तब क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स पहले जितना था अभी भी अगर उतना है, अगर अट्रैक्शन फोर्स पहले और अब इक्वल है ना, पहले सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो केस थर्ड भी लिख सकते हैं अपन इसको। थर्ड केस क्या हो जाएगा, इफ इफ अट्रैक्शन फोर्स इज सेम, इफ अट्रैक्शन फोर्स इज सेम, अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो इस केस में वापस क्या हो जाएगा, इस केस में इक्वल आ जाएगा v सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा v ऑफ सॉल्यूट प्लस v ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, है ना, विलेय और विलायक के जो वॉल्यूम है उसके टोटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन सीखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे अपन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और किस बेसिस पे ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, विलियनों के प्रकार। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं उनको समझते हैं। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट से मतलब है सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, या फिर गैस हो गया। फिजिकल गैस हो गया। स्टेट से मतलब है अपना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल स्टेट में मतलब क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो मैं सॉल्वेंट ले लिया मैंने, मान लो सॉलिड, या फिर सॉल्वेंट ले लिया, मान लो मैंने सॉलिड सॉल्वेंट लिया। सॉलिड सॉल्वेंट में मैं सॉलिड ले सकता हूँ, सॉल्यूट लिक्विड ले सकता हूँ, सॉल्यूट गैस ले सकता हूँ। तो 3 सॉल्यूशन बन जाएंगे अगर मैं सॉल्वेंट क्या लिया। देखो मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक तरफ तो मैं टेबल में ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मैं एक बार सॉलिड ले रहा हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ। देखो इस टेबल से आपको सारे टाइप के जो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे तो सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया सॉल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मिक्सचर या फिर ले लिया सॉल्यूशन। एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से समझते हैं चीज़ों को। देखो या तो मैं सॉल्वेंट ले सकता हूँ सॉलिड, मैंने सॉलिड सॉल्वेंट लिया, और सॉल्यूट कैसा ले लिया, सॉलिड ले लिया। सॉलिड ही सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट भी कैसा लिया, सॉलिड लिया। मैंने सॉल्वेंट फिर सॉलिड लिया, लेकिन इस बार सॉल्यूट कैसा ले लिया, मैंने लिक्विड ले लिया, ऐसा हो सकता है। या फिर सॉल्वेंट लिया मैंने सॉलिड, और सॉल्यूट कैसा ले लिया, मैंने गैस ले लिया। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन बन जाएंगे अगर मैं सॉल्वेंट कैसा लूँ, सॉलिड सॉलिड सॉलिड
लूँ तो सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह से अगर मान लो मैं सॉल्वेंट लेता हूँ लिक्विड, तो लिक्विड के साथ मान लो लिक्विड के साथ मैं सॉलिड मिक्स करता हूँ लिक्विड में के अंदर, तो ये हो जाएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन। और लिक्विड अगर फिर मैं लेता हूँ और उस लिक्विड में मैं कोई लिक्विड मिलाता हूँ तो लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। और फिर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट लेता हूँ लेकिन उसमें मैं गैस मिक्स करता हूँ तो भी एक तरह का सॉल्यूशन होगा। और लास्ट थर्ड लेता हूँ गैस, अगर मैं गैस एज ए सॉल्वेंट लेता हूँ लेकिन उसमें मैं सॉलिड मिलाता हूँ, क्या मिलाया मैंने, सॉलिड मिलाया गैस के अंदर, या फिर गैस एज ए सॉल्वेंट लिया लेकिन उसमें मैंने मिलाया लिक्विड, और फिर मैंने एज ए गैस सॉल्वेंट लिया और उसमें मैंने गैस एज ए क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया। तो इस तरह से मेरे पास टोटल 9 तरह के क्या मिल जाएंगे, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 9 तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं ये 3 ये हो गए जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। 3 ये हो गए जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। और 3 ये हो गए जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, केवल गैस है। तो ये 9 तरह के सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं, 3 ये और 3 ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं फिजिकल स्टेट के आधार पे। सॉलिड को सॉल्वेंट ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस को सॉलिड ले लिया, लिक्विड को सॉल्वेंट ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस को सॉलिड ले लिया, गैस को सॉल्वेंट ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस को हमने सॉल्यूट ले लिया। तो ऐसे 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब ये जो 9 तरह के सॉल्यूशंस हैं इनके एग्जाम्पल्स भी अपन समझेंगे, और एग्जाम्पल्स अपन इनके नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, जो एलॉयज होती है, जैसे स्टील बनता है उसको अपन सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। लिक्विड इन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया एक तरह से जो अपन जेली बनाते हैं, जेली जो होती है वो लिक्विड इन सॉल्यूशन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। या फिर जैसे आटा हो गया, पानी में पानी जो है आटे में मिलाया वो लिक्विड इन सॉल्वेंट सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्म, है ना। या फिर जो फॉग होती है वो। तो इस तरह से अपन इन सभी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन लेंगे कल की क्लास में। कल अपन वैसे फिजिक्स पढ़ेंगे और परसों की क्लास में वापस इस चैप्टर को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।